हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा पॉलिटी सीरीज़ का लेक्चर है। पॉलिटी सीरीज़ के इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे पार्ट 3 के बारे में। बेसिकली ये लेक्चर पार्ट 3 का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर किन किन चीज़ों को कवर किया गया है। इसके बाद में हम डिटेल के अंदर आर्टिकल वाइज आपको हर एक चैप्टर को, हर एक आर्टिकल को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पार्ट 3 की, इससे प्रीवियस लेक्चर्स की हम बात करें पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले, तो अभी तक इस पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आया उनके बारे में डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया था कि कैसे यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के जो कमीशन हैं वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा सेंड किए गए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में इंडियंस का जो सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि जो ब्रिटिश जो अलायंस हुआ करता था उन लोगों का, उसको काफ़ी जो वर्ल्ड वॉर टू के समय जो सिचुएशन है उनकी सही नहीं थी। तो इंडियंस के सपोर्ट के लिए यहाँ पे अगस्तोफर, क्रिप्स मिशन है, कैबिनेट मिशन है, ये अलग अलग तरीके के जो मिशंस हैं वो सेंड किए गए। और उसके बाद में हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है वो एग्जिस्टेंस में आती है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार होने के बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस के आने के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट है और अडोप्शन का जो डेट है उसके बीच भी 2 महीनों का डिफरेंस है। उसके बिहाइंड में हमने देखने की कोशिश की कि कैसे हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है। जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है वो हमको देखने के लिए मिलता है कि 26 जनवरी 1930 को हमारे इंडियन कांग्रेस के 1929 के लाहौर के सेशन में डिसाइड किया गया कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी वजह से 26 जनवरी को हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे कमेंसमेंट के अंदर आया। अडोप्शन का जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 है, जो आपको हमारे प्रियम्बल के अंदर भी देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने देखने की कोशिश की कि कैसे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमिंग के समय में अलग अलग कमेटीज़ होती थी। उसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करना स्टार्ट किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो असम्बलीज़ हैं उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के अलावा कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट काम हैं वो किए गए। उन लेक्चर्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि हमारी कॉमनवेल्थ के लिए जो मेंबरशिप है उसको यहाँ पे रेटिफाई किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। जो कॉमनवेल्थ एक ग्रुप है उसके अंदर जो हमारी मेंबरशिप है उसको रेटिफाई किया गया। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो फ्लैग है जो 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया, उसे भी यहाँ पे जो डिसाइड किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही डिसाइड किया गया। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही वर्क था। इसके अलावा हमारा जो नेशनल सॉन्ग है और नेशनल एंथम है उसके बारे में जो भी डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा ही लिया गया। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, ये वो वर्क हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा अदर देन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्क किए गए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट वाइज स्टार्ट किया, पार्ट वाइज इसको रीड करना स्टार्ट किया। पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 to 4 हैं, इंडिया एंड इट्स यूनियन के बारे में बात करते हैं। इंडिया एंड इट्स यूनियन के अंदर वो बताते हैं कि कैसे भारत के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स एग्जिस्टेंस के अंदर आए हैं, नए स्टेट बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, सिक्किम को किस तरीके से ऐड किया गया था आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल के थ्रू। फिर बाद में आर्टिकल 2A एंड 10 शेड्यूल को डिलीट किया गया आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। उसके बाद में जो प्रेजेंट का जो 10 शेड्यूल है वो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ के रूप में एग्जिस्टेंस में आया। वो सब बातें भी हमने डिस्कस की पार्ट 1 के लेक्चर के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हमने आर्टिकल 5 to 11 हैं जो हमारे सिटीजनशिप है उसको डिसाइड करते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। स्टूडेंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था तो उसी समय कुछ ऐसे प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे जो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आए थे। जो कुछ प्रोविज़न एग्जिस्टेंस में आए थे उसी के अंदर सिटीजनशिप्स के प्रोविज़न भी हैं जो 26 नवंबर 1949 के समय ही एग्जिस्टेंस में आ गए थे।
तो सिटीजनशिप के इन प्रोविजंस के बारे में हमने डिस्कस किया। यहाँ पे पार्लियामेंट को किस तरीके से पावर है आर्टिकल 11 के थ्रू, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। सिटीजनशिप को गेन करने के जो 5 तरीके हैं जिनको ब्रांड के नाम से जानते हैं, ये निमोनिक है बेसिकली स्टूडेंट्स। तो ब्रांड के नाम से हमने देखा कि बाय बर्थ है, बाय रजिस्ट्रेशन है, कोई टेरिटरी का इनकॉर्पोरेशन या उसको एक्वायर कर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आप देखिए कि 1947 के समय जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय गोवा हमारा पार्ट नहीं हुआ करता था, गोवा को लेटर फेज में ऐड किया गया है। तो गोवा के बारे में एक्विजिशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी के बारे में, नेचुरलाइजेशन और बाय द डिसेंट के वे में यहाँ पे जो बेसिकली आप यहाँ कंट्री का जो सिटीजन है वो बन सकते हो, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सिटीजनशिप को लॉस्ट करने के जो 3 तरीके हैं, रिनंसिएशन है, टर्मिनेशन है एंड डेप्रीवेशन है। तो उसका भी एक निमोनिक है RTD, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया पार्ट 2 के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 को। पार्ट 3 हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है कि कौन सा स्टेट है और जिसके द्वारा यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके द्वारा अगर कोई वायलेशन किया जाता है तो आर्टिकल 13 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर रीच कर सकते हो, हाई कोर्ट के अंदर रीच कर सकते हो, उनका रिव्यू करवा सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो फंडामेंटल राइट है उसका हार्म हुआ है। आर्टिकल 32 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। तो उन सब के बारे में इस पार्ट 3 के अंदर बताया गया है। स्टूडेंट्स बेसिकली पार्ट 3 आर्टिकल 12 से 35 तक कवर करता है। ये काफ़ी एक ब्रॉड जो आर्टिकल्स हैं और इनको बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। इनको बोला जाता है स्टूडेंट्स कि फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे पार्ट 3 के अंदर। अब बेसिकली सबसे पहले तो नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि इनको फंडामेंटल राइट का जो नाम है वो क्यों दिया गया है। स्टूडेंट्स ये काफ़ी मूलभूत अधिकार हैं। राइट मीन्स अधिकार हैं और फंडामेंटल मीन्स मूलभूत अधिकार हैं। किसी भी एक पर्सन की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जिन अधिकारों की ज़रूरत है, जो उसको फ्रीडम की ज़रूरत है, जो राइट की जो ज़रूरत है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनको डिफ़ाइन किया गया है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है, क्या इस जो दुनिया है इसके अंदर जब संविधान बना, जब विधान बने, तो क्या यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे पहले कहाँ पे डिफ़ाइन की गई। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अंदर बेसिकली अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको पता ही है ब्रिटेन के अंदर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वहाँ पे बेसिकली कोई भी कोड ऑफ फंडामेंटल राइट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा कि हमको जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो USA का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको बिल ऑफ राइट्स के रूप में एक प्रोविज़न देखने के लिए मिलता है जो वहाँ के सिटीजन्स को बेसिकली कुछ राइट प्रोवाइड करता है, कुछ अधिकार देता है, जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट वो यहाँ पे सुनिश्चित होता है। तो स्टूडेंट्स वैसे तो बेसिकली इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहाँ पे फिर भी आपको कुछ अधिकार हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर हम बात करें USA के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से वहाँ पे आपको कम्प्लीटली फुल फ्लेज वेल डिटेल के अंदर जो फंडामेंटल राइट हैं, जो कुछ मूलभूत अधिकार हैं किसी भी एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, उनको डिफ़ाइन किया गया है बिल ऑफ राइट्स के अंदर में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पे बनाने का उनका समय आया तो उनके द्वारा वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट प्रोविजंस हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया। तो उन्होंने जो बिल ऑफ राइट का जो कॉन्सेप्ट है USA से जो कॉन्सेप्ट है उससे यहाँ पे इंस्पायर होते हुए उसको यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट किया गया है। बट स्टूडेंट्स आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला जाता है, बट कॉपी पेस्ट ना होते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा जो जो अच्छी बातें होती थी किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसको इंडियन जैसी इंडिया की जैसी डाइवर्सिटी है, जैसा कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ चेंज करते हुए, उसको मॉडिफाई करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अडॉप्ट की गई हैं। तो बिल ऑफ राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसी से इंस्पायर होते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ पे
हमारे आर्टिकल 12 से 35 के अंदर इंसर्ट किया गया, क्योंकि किसी भी एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इन फंडामेंटल राइट्स का, इन अधिकारों का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको सोशल लाइफ भी प्रोवाइड करते हैं, मोरलिटी भी आपकी यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे जब हमारा कॉलोनियल एरा हुआ करता था, जब हम ब्रिटिश अथॉरिटी हमारे ऊपर राज किया करती थी, तो उस समय में क्या हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की गई या नहीं की गई, या फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड है वो की गई या नहीं की गई, उसके बारे में अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टूडेंट 1927-28 के समय में एक साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आया था। तो साइमन कमीशन एंड जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हुई, उनके द्वारा इंडियन नेशनलिस्ट की या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की जो डिमांड हुआ करती थी फंडामेंटल राइट की, उसको कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन किया गया साइमन कमीशन के द्वारा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के द्वारा, जिसका आपको इफेक्ट है वो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू देखने के लिए मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स की जो यहाँ पे डिमांड थी उसको रिजेक्ट किया गया, उसको ग्रास रूट लेवल पे अमेंड नहीं, इनेक्ट नहीं किया गया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। स्टूडेंट्स, अगर हम नेशनलिस्ट की फंडामेंटल राइट की डिमांड की बात करें तो नेशनलिस्ट की जो फंडामेंटल राइट की जो डिमांड होती थी वो आपको नेहरू रिपोर्ट से देखने के लिए मिलती है। नेहरू रिपोर्ट के अंदर आपको जो फंडामेंटल राइट की जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलती है। आपको डिमांड देखने के लिए मिलती है कि कैसे 1931 के समय जो कराची का जो सेशन हुआ था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हेड किया था, 1931 का जो कराची सेशन है कांग्रेस का, वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो फंडामेंटल राइट्स की जो डिमांड है वो हमारे कंट्री में आपको देखने के लिए मिलती है, बट उन डिमांड्स को हमारी जो साइमन कमीशन है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उनके द्वारा ग्रास रूट लेवल पे इनेक्ट नहीं किया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेमर्स का जब समय आया, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का समय आया, तो उनके द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे हमारे नेशनलिस्ट ने जब भी बैरिस्टर की पढ़ाई किया करते थे मैक्सिमम, कि जब भी विदेश जाते थे तो वहाँ देखते थे कि कैसे वहाँ पे फंडामेंटल राइट का अवेलेबल होने की वजह से वहाँ के जो लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट में वो हेल्प करता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के द्वारा काफ़ी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव लिस्ट के अंदर इन फंडामेंटल राइट्स को डिफ़ाइन किया गया है। काफ़ी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव हैं। आप देखिए कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इतनी ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर इनको डिफ़ाइन किया गया है। हर एक सेक्टर के बारे में यहाँ पे बात की गई है, चाहे इक्वलिटी की बात हो, चाहे फ्रीडम की बात हो, अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन की बात हो, सेकुलर कॉन्सेप्ट की बात हो, कंट्री माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बात हो, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करना हो, पैरामिलिट्री फोर्स के बारे में हो, तो हर एक के बारे में यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। तो काफ़ी लॉन्ग एंड कम्प्रीहेंसिव लिस्ट है स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ ये जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट भी हैं। हमारी फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल क्यों हैं? जस्टिसिएबल का मतलब ये है, अगर आपकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर आपकी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हो। स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। वैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली अप्रोच का, बट आप फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन हुआ है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट के अंदर आप आर्टिकल 226 के थ्रू डिफरेंट रेट्स के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट में भी रेट्स के थ्रू ही आप अप्रोच कर सकते हो और बता सकते हो कि हमारी फंडामेंटल राइट का यहाँ पे वायलेशन हुआ है, तो आप हमको फंडामेंटल राइट है वो ग्रांट कीजिए, इस लॉ को यहाँ पे हटाइए, या जो भी कानून यहाँ पे लगाया गया है उसको यहाँ पे रिमूव कीजिए। एलोब्रेट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने इनको इस तरीके से एलिब्रेट किया था कि जिस कंट्री से इंस्पायर होते हुए, जो बिल ऑफ राइट्स है यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इंस्पायर होते हुए हमने इसको लिया, तो उससे भी ज़्यादा डिटेल के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा इसको हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया। अब ये फंडामेंटल राइट्स का मेन काम क्या है? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे प्रिवेंट करती हैं कि कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑथोरिटेरियन या डेस्पोटिक जो रूल है वो यहाँ पे, अनऑथोरिटेरियन जो रूल है वो यहाँ पे बेसिकली इस्टेब्लिश ना हो सके। आप देखिए कि कोई डिक्टेटरशिप यहाँ पे ना लग सके, वो इस्टेब्लिश ना हो सके, तो उसको रोकने के लिए फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। इनको जस्टिसिएबल पार्ट भी इसी वजह से दिया गया है
कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई कानून लाया गया, आपको कोई बिजनेस करने से रोका गया, आपका राइट टू इक्वलिटी को कोई वायलेशन करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हुए उस कानून को यहाँ पे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये प्रमोट करता है, फंडामेंटल राइट का ये जो कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लोगों के पास जो पावर है उसको यहाँ पे प्रमोट करता है। लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच कर सकते हैं, अप्रोच करते हुए अपनी राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लिबर्टी एंड फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी है उसको आप प्रोटेक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखें कि फार्मर्स के 3 कानून लाए गए। कुछ फार्मर्स को वहाँ पे प्रॉब्लम थी, उनको सेटिस्फाइड नहीं थे गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स से, तो वो कंटिन्यू प्रोटेस्ट के रूप में आ गए अपनी लिबर्टी और फ्रीडम को यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आपको अलग अलग सेक्टर्स में देखने के लिए मिलता है कि फंडामेंटल राइट ही हैं जो बेसिकली आपको राइट देते हैं। आप गवर्नमेंट की कोई भी कानून है उसके खिलाफ में आप आवाज़ उठा सकते हो, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली इनके बारे में बताया गया है फंडामेंटल राइट के अंदर, जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट है, जो डेस्पोटिक रूल है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यहाँ पे डिक्टेटरशिप रूल को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है इन फंडामेंटल राइट्स के लिए। और हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो लिमिटेशन है वो इम्पोज करता है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के ऊपर लिमिटेशन किस तरीके से इम्पोज करता है हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो लिमिटेशन है वो इस तरीके से इम्पोज की जाती है कि उसको डायरेक्शन है कि किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, तो इस तरीके का कानून वो ना बनाए। तो आप देखें कि हमारे एग्जीक्यूटिव के ऊपर बेसिकली जो कंट्रोल है वो फंडामेंटल राइट के द्वारा की जाती है। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इनको फंडामेंटल राइट क्यों कहा गया है उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे मेटेरियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल की बात हो, मोरल हो, स्पिरिचुअल हो, इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन का ओवरऑल डेवलपमेंट या ह्यूमन बीइंग के रूप में जो डेवलपमेंट के लिए जिन अधिकारों का होना ज़रूरी है वो सब ग्रांट करती हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल पार्ट है, जो हमारा कमेंसमेंट या इनेक्टमेंट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी। राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, आपको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो राइट है, आपका जो कोर्ट के अगेंस्ट में अगर एक ही आपका जुर्म है उसके खिलाफ आपको 2 सज़ा तो नहीं हो रही हैं, तो इन सबको ये डील करता है हमारा फ्रीडम का राइट। इक्वलिटी बेसिकली यहाँ पे सोसाइटी को इक्वल बनाने के लिए है, राइट टू इक्वलिटी, जिसके अंदर यहाँ पे डील किया जाता है कि आपके यहाँ पे कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस ना हो, कोई पब्लिक प्लेस में आपको आने जाने से ना रोके कि आप इस सेक्शन से बिलोंग करते हो, आप पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं आ सकते। तो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है। आपको जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर इक्वलिटी देने के लिए कुछ ऐसे सेक्शंस है जो हमारे पीछे रह गए, उनको ज़रूरत है, उनको कंटिन्यू ओप्रेस किया गया, तो उनको पुल अप करने के लिए जो रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो आर्टिकल 16 में हमको देखने के लिए मिलती है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आपको देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में जो राइट्स हैं उनको भी बताता है आर्टिकल 23 से लेकर 24। इन एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में जो राइट्स हैं यहाँ पे हम बात करें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ये रोकता है, चाइल्ड लेबर को ये रोकता है। गवर्नमेंट यहाँ पे कानून भी बनाती है, चाइल्ड लेबर पॉलिसी भी बनाती है, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग समय में कानून बनाए जाते हैं कि चिल्ड्रंस को कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना है, फैमिली वेलफेयर में वो सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फैमिली का एग्रीकल्चर के काम में कितना कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में बताया गया है। वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन है कि स्कूल आवर्स के समय आप अपने फैमिली का जो सपोर्ट वर्क है उसके अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है, ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो सेक्युलर कॉन्सेप्ट है उसको अडॉप्ट करने की बात की गई है। और इसके अलावा कल्चरल और एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में हमारे यहाँ पे टोटल 7 राइट हुआ करती थी। स्टूडेंट्स, राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 31 के अंदर जिसको डिफाइन किया गया था, इस राइट टू प्रॉपर्टी को जब जनता गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आती है, मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं आफ्टर द इमरजेंसी, तो उनके द्वारा एक जो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काफ़ी सारा जो चेंज है वो करने की कोशिश की गई थी। उसी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को यहाँ पे फंडामेंटल राइट के रूप में रिमूव करते हुए इसको आर्टिकल 300A के थ्रू इंसर्ट किया गया है एज ए लीगल राइट के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है।
अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं, उन्होंने बेसिकली हमारी जो फंडामेंटल राइट्स जो बनाई हैं वो एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट की जो सॉवरेनिटी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक कॉम्प्रोमाइज के रूप में, एक कोऑपरेशन मॉडल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी इस तरीके से कि पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार है, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एरियाज़ डिसाइड हैं कि इन्हीं एरियाज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को लिमिट इम्पोज करता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर में। पार्लियामेंट का जो बेसिकली जो यहाँ पे वर्क है कि कानून बनाने का जो अधिकार है उसके ऊपर लिमिटेशन है वो इम्पोज करता है। अगर हम बात करें जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो मॉडल है उसको भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। तो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो एक कोऑपरेटिव मॉडल के रूप में हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स के द्वारा। इंडिविजुअल लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे यहाँ पे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में हमको देखने के लिए मिलते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी, वो पार्ट 4 के अंदर हैं स्टूडेंट्स, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पार्ट 4 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल राइट हैं। फिर हमारे यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी डिफाइन किया गया है कि आप इस कंट्री के सिटीजन हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप वेंडलाइज नहीं करोगे, कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी, इंटीग्रिटी उसको मेंटेन करोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, उन सब का आप रेस्पेक्ट करोगे। जो भी सिंबल्स हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स का जो वैल्यूज़ हैं, जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है, उसको चेरिश करोगे। वो बेसिकली जस्टिसिएबल नहीं है। पार्ट 4 भी जस्टिसिएबल नहीं है। हाँ, कौन सी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कानून बनाया जाए, जो डीपीएसपी के जो प्रोविजंस हैं उनको देखते हुए हमारी जो पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे डिसाइड किया जाए। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट पॉलिसी की। आप देखिए नाम से ही शो हो रहा है, स्टेट पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए जब भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाया जाता है। ये फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, मूलभूत अधिकार हैं किसी भी एक पर्सन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ इंट्रोडक्टरी चैप्टर था हमारा, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, कहाँ से बिल ऑफ राइट से हमने लिया है, क्या क्या काम करता है, कितने फंडामेंटल राइट हैं। इनको डिटेल के अंदर आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम डिस्कस करेंगे। जब तक आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।